इस वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के जो राय हैं, जो उनके जो विचार हैं, उनके द्वारा जो परिभाषा जो दी गई है, उस पर हम लोग इस पर परिचर्चा करेंगे और उसको देखेंगे कि कई स्किनर महोदय ने भी इनके सिद्धांतों पर कुछ अपनी बातें कही हैं। हम लोग क्रमशः ऐसी बातों को देखेंगे। पूर्णाकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि पूर्णाकार उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की विधि है। ये बहुत अच्छी और बहुत छोटी परिभाषा है कि पूर्णाकारवाद उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की एक विधि है। ए गेस्टाल्ट इज द पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन ऑन फॉर्म ऑफ apprehending stimulus situation। गेस्टाल्टवाद के समर्थकों का कहना है कि विघ्न पैदा होने पर प्रत्यक्षीकरण के प्रारूप के प्रति की गई प्रतिक्रिया वातावरण में निहित उत्तेजक दशाओं पर निर्भर करती है। हम किसी नवीन बात को नई समग्र आकृति की रचना करके सीखते हैं। इस प्रकार यह संगठन एवं पुनर्संगठन की प्रक्रिया अपनी अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के रूप में अभिव्यक्त होती है, जिसे सीखना कहते हैं। जब किसी समस्या का समाधान खोजते समय एकाएक अचानक ही किसी हल के मस्तिष्क में आने के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को अंतर्दृष्टि कहलाता है। अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हम लोग गुड महोदय के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। गुड महोदय कह रहे हैं कि अंतर्दृष्टि यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। बहुत अच्छी परिभाषा है गुड महोदय की। अंतर्दृष्टि यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। स्किनर ने कहा है कि अंतर्दृष्टि को परिभाषित करना जटिल है। स्किनर महोदय ने कह रहे हैं कि अंतर्दृष्टि को परिभाषित करना क्या है, जटिल है। अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में इससे आशय है कि इसको समग्र स्थिति की पकड़ है। तो स्किनर महोदय थोड़ा सा इनके विचार कुछ नकारात्मक संदर्भ को लेते हुए है, जबकि एंडरसन महोदय इस पर विचार स्थापित करते हुए कह रहे हैं कि अंतर्दृष्टि से आशय समस्या के निराकरण को अचानक प्राप्त कर लेने से है। इससे प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया परिस्थिति के अनुसार चलती है तथा हल प्रत्यक्ष ज्ञान के स्थान के संदर्भ में होता है। स्वयं कोहलर महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि एक अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का आशय किसी समस्या के हल को एकाएक पकड़ लेना है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है तथा समस्या का निराकरण प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र संख्या के संदर्भ में होता है। कोहलर ने दो प्रयोग किए। एक प्रयोग उन्होंने एक बॉक्स को बनाया और उसके फल को बाहर रखा
और उस प्रयोग में एक आपस में जुड़ने वाली एक छड़ी होती है। इस प्रयोग को कई भाग में किया गया। पहले बार में एक छड़ी थी, वो हाथ से पकड़ने से दूर था, फिर वो कुछ देर बाद छड़ी लेके फिर उसको खींच लिया, फिर दूसरी बार छड़ी जोड़ के, फिर तीसरी बार 3 छड़ी जोड़ के उसको खींच लिया और वो सीख गया। दूसरा प्रयोग था कि जैसे कि जो सीलिंग, जहाँ सीलिंग फैन होता है तो सीलिंग में कुछ केले टांग दिए गए, और जो उसका चिंपैंजी के जो नाम था सुल्तान था, तो सुल्तान ने केले खूब जंप किया, इधर उधर खूब विचार किया, देखा कि उछलने पे भी पकड़ में बाहर है। अचानक उसको विचार में आया कि यहाँ कुछ बॉक्स रखे गए हैं और उन डब्बों को एक इकट्ठा करके एक के ऊपर एक डब्बे रख के और उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार का इनका ये प्रयोग था। तो कोहलर ने सूझ द्वारा अधिगम के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए। कोहलर ने अपना पहला प्रयोग चिंपैंजी पर किया। कोहलर ने एक पिंजरे में 2 छड़ियों को इस प्रकार रखा जिसमें दोनों छड़ियों को सरलता से जोड़ा जा सके, और केले को पिंजरे को बाहर इतनी दूर पर रखा गया जिससे दोनों छड़ियों को एक बनाकर केले को प्राप्त किया जा सके। चिंपैंजी ने पहली बार केले लेने के लिए केवल एक छड़ी का ही प्रयोग किया। वह केले लेने में सफल न हो सका, लेकिन कुछ समय के उपरांत वह अचानक ही दोनों छड़ियों को परस्पर जोड़ने में सफल हुआ और चिंपैंजी ने दोनों जुड़ी हुई छड़ियों को उक्त केलों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। उपर्युक्त प्रयोग के अतिरिक्त चिंपैंजी पर 3 अन्य प्रयोग कोहलर ने किए। इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि सीखने में किसी भी विषय वस्तु का संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सीखने के लिए किसी भी विषय वस्तु का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उच्च बौद्धिक योग्यता वाले बालक अमूर्त चिंतन करने वाले योग्य होते हैं, अतः ऐसे बालक ठोस पदार्थों पर अधिक निर्भर नहीं होते। तीसरा है, अल्पायु में बालकों में अमूर्त चिंतन की योग्यता अधिक नहीं होती, अतः वे किसी वस्तु के संबंध में गहराई से नहीं सोच सकते, परंतु ऐसे बालक आवश्यक संबंधों से प्रत्यक्षीकरण अतिशीघ्र ही कर लेते हैं। कोहलर का जो प्रयोग है, इस प्रयोग को हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने घर में प्रतिदिन देखते हैं। आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं, घरों में जो छोटे बच्चे हैं उनको ये नहीं पता है कि ये क्या, मतलब मोबाइल की थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन ये वो लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि मोबाइल को ऐसे ऑन किया जा रहा है, इस स्थान पे बैठा गया, मोबाइल को रख दिया गया और वीडियो बन रहा है, अगले दिन बच्चे भी उस प्रकार से वीडियो बना रहे। ठीक है, यहाँ पे अनुकरण हुआ, अनुकरण से सीखा गया, लेकिन उसमें वो और नई नई जो बातें कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे घरों में आप उनको कहीं बंद कर देते हैं या कोई चीज ऊंचाई पे रख देते हैं या कोई चीज छुपा देते हैं, तो बच्चे वो अंतर्दृष्टि ही है, वो सूझ ही है, काफी दिमाग लगा के, और पूछिए भी तो कहते हैं कि मैंने दिमाग लगा के काम किया, मैंने सूझबूझ से काम किया। और दैनिक जीवन में भी अगर आप कई व्यक्तियों से बात करें तो वो भी कहते हैं कि मैं जरा इसको समझ बूझ लूं, फिर मैं इस पर विचार करूंगा। अर्थात मैंने पूरी समस्या पर हम एक समग्र दृष्टिकोण डालें और उन समग्र दृष्टिकोण से हम उसका एक निश्चित हल ढूंढने का हम लोग प्रयास करें। तो इस प्रकार अंतर्दृष्टि की जो सीखने की जो विशेषता है, हम लोग उसको भी एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषता है। बहुत अच्छी थ्योरी है। पूर्णाकार का सिद्धांत मुझे बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग थ्योरी है।
मेरा स्पष्ट मानना है कि हम लोग जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं, मतलब संपूर्ण कार्य नहीं, बहुत सी बातें कुछ अलग अलग तरीके से होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो जटिल कार्य होते हैं, अपने जीवन में कुछ निर्णय लेना होता है या हमें कुछ नया इनोवेटिव कुछ काम करने होते हैं, तो हम लोग इनसाइट थ्योरी का ही प्रयोग करते हैं, हम लोग सूझ का ही प्रयोग करते हैं। तो सूझ की थ्योरी का हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और इसका रोल है, और निरंतर यह हमारे व्यवहार में घटित होता है और इससे हम लोग निरंतर ही लाभान्वित होते रहते हैं। तो कोहलर की जो थ्योरी है, इसका इन्होंने प्रयोग करके एक सिस्टमेटिक आधार दिया और सीखने के सिद्धांत को इसमें इन्होंने प्रतिपादित किया। तो इसकी जो कुछ विशेषता है हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह किसी समस्या का निराकरण करते समय अचानक ही पैदा हो जाती है। कोहलर की जो सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ का जो सिद्धांत है, यह इसमें किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोसेस मस्तिष्क में होता है, वो मस्तिष्क की थिंकिंग लेवल पे है, उसमें कुछ चिंतन प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ अन्य प्रयोगों जैसे स्किनर का था, थांडाई का था, पावलोव का था, उस प्रकार का इसमें एक सिस्टमेटिक और काम नहीं करना है, प्रयास नहीं करना है। इसमें किसी भी समस्या का हल अचानक से आता है। अच्छा, मैथमेटिक्स के जब हम लोग मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स करते समय बहुत समस्या कोई मैथ सॉल्व करते हैं, घंटों दिमाग लगाए हैं, अचानक से हम लोग खाना खाए सो गए, अचानक से समस्या का कोई हल आ जाता है। कोई हम लोग सामने कोई बहुत जटिल प्रॉब्लम होती है पर समझ में नहीं आता है, रात में विचार करते करते अचानक से ही कोई आइडिया आ जाता है। ऐसा ही होता है ना, सबके साथ होता है। किसी न किसी समस्या का ऐसा जरूर हुआ होगा कि उसका अचानक से हल आ गया हो। बहुत कोई समस्या थी, हमने मस्तिष्क में डाल दिया, कोई प्रोसेस नहीं किया, नैसर्गिक प्रक्रिया हो रही है, 2-3 दिन निरंतर मस्तिष्क उस पर चिंतन विचार करते, अचानक से उसका कोई आइडिया निकल के आ जाता है और हम लोग उस पर अपना कार्य करते हैं और वो कार्य क्या होता है, उसका हल प्राप्त हो जाता है, सफल हो जाता है। तो इसकी पहली विशेषता ये है कि इसमें किसी भी समस्या का जो समाधान है वो क्या होता है, एकाएक आता है, अचानक आता है। दूसरा है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, इस कारण उसमें अंतर्दृष्टि का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। देखिए, ये मैंने बताया था कि जो उसमें जो प्रजाति वाली जो शब्द आएगी, प्रजातिगत विशेषताएं होती हैं। जैसे कि अब ज्यादातर इंजीनियर्स के, प्रशासक के, सिविल सर्वेंट के जो बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स के, टीचर्स के, सभी के हो सकते हैं, लेकिन कुछ इन लोगों के पास निश्चित रूप से, चूंकि इनके पास रोज भाई उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी विकास संतुलित अवस्था में है, परिस्थितियां सही हैं, रोज घरों में प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर पे काम हो रहा है, रोज अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इन लोगों के पास बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। और जैसे कुछ गेम भी होते हैं जो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं, सभी लोग नहीं इस गेम को खेलते, जैसे कि शतरंज का गेम है, कैरम बोर्ड है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। अब जिसकी दिमाग थोड़ा कम है वो लोग इस गेम को नहीं खेल सकते हैं, खेल भी सकते हैं तो अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्रेन की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा बुद्धि लगता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग इसमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है। चेस वगैरह में इसमें पूरा इसका स्थिति का बहुत गंभीरता से ज्ञान होना इसका आवश्यक है। तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है। निरंतर अगर हम सूझ से कोई काम कर रहे हैं, विचार के काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, थिंकिंग शक्ति बढ़ेगी और हमारा
बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा। तीसरा है कि इसके द्वारा प्रत्यक्षीकरण में सहायता प्राप्त होती है। हम किसी एक परिस्थिति का दूसरे परिस्थिति से हम जनरलाइजेशन करने में सहायता प्राप्त होती है और परसेप्शन बनाने में भी आपको सहायता प्राप्त होती है। जैसे कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो हम किसी को बनाते हुए हम लोग ने ड्राइंग देखा कैसे से हाथ चला रहे हैं और उनके हाथ चलाने के आधार पर हम भी उसको बैठकर अभ्यास करते हैं, तो उसका हमारा भी उस प्रकार की आकृति उभर के आ जाती है। तो इसके द्वारा प्रत्यक्षीकरण करने में सहायता होती है। अगला है, आयु भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। प्रौढ़ों की अपेक्षा अल्पायुओं की बालकों में अंतर्दृष्टि कम कार्य करती है या कम पाई जाती है। सही बात है। जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी थिंकिंग बढ़ती है, हमारी परसेप्शन बढ़ता है, हमारा इमेजिनेशन बढ़ता है। मैंने बताया था कि जो मानसिक क्रियाओं में हम लोग लर्निंग बढ़ती है, तो इतना हम तो इससे हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक्सपीरियंस से भी हमारी सूझ बढ़ती है। हर पेशा में सूझ की जरूरत पड़ती है। टीचर भी जब अपनी कक्षाओं में पढ़ाते हैं और जब कोई गंभीर प्रश्न या गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वहां भी सूझ से ही काम लेते हैं। जब कोई डॉक्टर होता है, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो वहां भी वो भी सूझ से ही काम लेते हैं। तो सूझ इसकी ये बहुत अच्छी विशेषता है कि कम उम्र के बालकों में कम पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा उस पर चिंतन निरंतर बढ़ता है तो हमारी सूझ भी आयु के बढ़ने के साथ में हमारी सूझ भी बढ़ती जाती है। पूर्वानुभव भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति को अधिक अनुभव होने से उसमें अंतर्दृष्टि भी अधिक हो। अगला है, अंतर्दृष्टि अवबोध पर आधारित होता है। जितनी ज्यादा हमारी समझ विकसित होगी, अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा विकसित होगी, और अंडरस्टैंडिंग कब विकसित होती है? जैसे कि चिंतन मनन निधिध्यासन, हमने बातों को सुना। जरूरी नहीं कि मैं संपूर्ण चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, आप इसको रट लेंगे। मैं अपनी बातों को मैं बोल रहा हूं, आप इसमें अपनी अनुभव को, अपने मानसिक क्रियाओं को, अपने नॉलेज से, अपने एबिलिटी से आप इसको क्या आपका भी एक परसेप्शन बनता है। उस आधार पे आपका कॉन्सेप्ट फार्मुलेट होता है, उस प्रकार से आप अपनी बातों की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार अंतर्दृष्टि से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जिसकी जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है या बढ़ती है, उसका व्यवहार भी उतना ज्यादा परिपक्व होता है, उसकी सीखने की गति भी उतनी ज्यादा परिपक्व होती है, और व्यवहार में अस्थायित्व आता है। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखे गए अधिगम या कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है। मतलब एक बार अचानक से आपने कोई बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उस कार्य से आपकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हुई, मान्यता मिली, या कुछ अच्छा इनोवेटिव हो गया, तो उससे क्या होता है, उसका लाभ आप उससे निरंतर ले सकते हैं। अगला है, सीखे गए अधिगम का नवीन परिस्थितियों में स्थानांतरण भी किया जा सकता है। जैसे जैसे नवीन परिस्थितियां होती हैं, हमने एक बार में कार्य को सीख लिया। अब जैसे छोटे मोबाइल को हम लोगों ने चलाना सीखा, फिर बड़ा मोबाइल आया, तो उसके बाद से हम लोग उसमें स्मार्टफोन आ गए, एंड्रॉयड आ गए, तो हमने पूर्व अनुभव में सीख लिया, आगे के भी अनुभव को हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे कोई हमारा छोटे काम को सीख लिया, दूसरे सेम उस प्रकार की कार्य हो गया, तो जैसे यहाँ सीखे होते हैं वैसा वहां भी उस कार्य को परिस्थिति के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो अंतर्दृष्टि से जो सिद्धांत है, इससे हम क्या करते हैं, दूसरी परिस्थितियों में भी अपने दूसरे कार्यों को भी करने का हम लोग प्रयास करते हैं, अलग अलग उसमें अंजाम देते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल
करने हेतु किया गया प्रत्येक प्रयास परस्पर संबंध होता है तथा पूर्व व्यवहार को संगठित एवं परिवर्तित करने में यह सहायक सिद्ध होता है। सही बात है। अंतर्दृष्टि की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं, एक कार्य का दूसरे कार्यों से हम लोग संबंध भी स्थापित होता है और इसका हम लोग प्रयास भी करते हैं। अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कारक हैं वो भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं? बुद्धि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि अधिक होती है। सही बात है। जिसकी जितनी ज्यादा आईक्यू होगी, देखते हैं बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, रिसर्चर्स, इनकी आईक्यू भी ज्यादा होती है तो इनके अंदर इंसाइट भी उस हिसाब से ज्यादा होता है। किसी भी समस्या पर तात्कालिक या विचार करके कुछ समय के अंतराल एक निश्चित रूप से उस पर एक सर्वसामान्य हल प्राप्त होता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा आईक्यू होती है उसकी अंतर्दृष्टि उतनी ज्यादा परिपक्व होती है और अस्थायी होती है और समस्या का समाधान करने में सहायक सिद्ध होती है। अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है अनुभव। प्राप्त अनुभवों के आधार पर व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या का निराकरण अतिशीघ्र कर लेता है। ये कहते हैं कि ये व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा अनुभवी है, ये टीचर अनुभवी है, ये डॉक्टर अनुभवी है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पास एक्सपीरियंस भी, उसमें नॉलेज ठीक है और एक्सपीरियंस भी जुड़ते जाते हैं और एक्सपीरियंस की सहायता से हमारे कार्य में परफेक्शन आता है और हम उतने ज्यादा मैच्योर तरीके से कार्य को परिणति में बदलते हैं। तो जो जितने ज्यादा जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो जितने ज्यादा योग्य और गुणी व्यक्ति होते हैं, उनमें सूझ और ज्यादा मात्रा में विकसित होता है या वो ज्यादा सूझ से कार्य करते हैं। और जितना ज्यादा हम कार्य करते हैं उतने ज्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस इकट्ठा होते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसों की सहायता से हमारे अंदर अंतर्दृष्टि का निर्माण होता है और हम किसी भी समस्या को हल कर लेते हैं या प्रयास करते हैं। प्रत्यक्षीकरण अंतर्दृष्टि का मुख्य आधार होता है और यही अंतर्दृष्टि का विकास करती है। जो परसेप्शन बनता है ना, उसी परसेप्शन पे अच्छा ज्यादातर कार्य को हम लोग परसेप्शन ही तो बनता है। हमने जैसे कोई आपने पानी का छींटा फेंका, कोई आकृति बन गई। अब हम लोगों ने आकृति का कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन यही आकृति अगर कोई पेंटर है और उसको उसमें से अगर कोई आकृति कोई उसने इमेजिन कर लिया तो उस इमेजिनेशन से उस आकृति को वो क्या करता है, वो ड्राइंग पेपर पे उसको आकार देता है और उसमें से चित्र उभर के आ जाती है और उसको और अच्छा से करके उसको चित्र निकाल के मार्केट में बेच के उससे अर्थ भी प्राप्त कर लेता है या प्राप्त कर सकता है। तो ये अंतर्दृष्टि यहां भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। जितना जैसे कि कोई समस्या कोई सरल है तो हमारी सूझ बहुत जल्दी निकलती है। अब कोई समस्या की रचना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, तो जटिल समस्या जो होती है उसमें से उसका हल प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा समय लगता है। तो वहां पे जो अंतर्दृष्टि काफी विचार स्थापित करने पर हमारे अंदर एक सूझ डेवलप होती है। प्रयास भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है। किसी भी प्रक्रिया के मूल में प्रयास अवश्य निहित रहता है।
तो कितनी अच्छी अच्छी बातें आ गई इसमें। बुद्धि, प्रयास, अनुभव, ये जितने भी बातें हैं ये सभी सूझ के फैक्टर्स हैं। प्रत्यक्षीकरण, समस्या की रचना, ये सभी बातें इसके फैक्टर्स में आती हैं कि जितनी ज्यादा हमारे पास अनुभव होगा, नॉलेज होगा, और समस्या भी जितनी बहुत जटिल ना हो, बहुत आसान हो, तो उतनी ज्यादा हम अपनी सूझबूझ से उस समस्या को निदान प्राप्त कर लेते हैं, हल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार कोहलर का जो ये गेस्टाल्ट थ्योरी है, जो समग्र, पूर्ण और पूर्णाकार की जो थ्योरी है, वह समग्रता में विश्वास करती है। वह अंशों में, खंडों में विश्वास न करके यह पूर्ण रूप से पूर्णाकार में विश्वास करती है। इसीलिए इसको गुड महोदय ने कहा है कि अंतर्दृष्टि यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, और पूर्णाकार उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की एक विधि है। ये मुझे परिभाषा बहुत अच्छी लगी है कि पूर्णाकार उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की एक विधि है। इसको रट जाइए, बहुत अच्छा इस पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट हो जाएगा। भाई हमारे सामने नित्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उन समस्याओं का समाधान कुछ हम अपने अनुभवों से करते हैं, कुछ बुद्धि से करते हैं, कुछ जो भी हम लोग सीखे रहते हैं उससे करते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं जटिल हो जाती हैं या जो विचार करने पे आती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए हमें सूझ की जरूरत पड़ती है। तो कोफका, कोहलर और बर्दिमर महोदयों का ये जो प्रयोग, जिसको हम लोग पूर्णाकार गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। और इस थ्योरी का व्यक्तिगत जीवन में इसकी बहुत, मानव के व्यक्तिगत जीवन में बहुत इसकी उपयोगिता है। और इस थ्योरी के बाद, या इस थ्योरी ने एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म दिया मानव के ऊपर अधिगम के एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर लेकर। यह काफी ठोस और एकदम आधारभूत ये सिद्धांत बनी, और इसी सिद्धांतों पर आगे के अन्य सिद्धांत जब हम आगे बढ़ेंगे तो काफी सहायता मिली है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग दो बात सीखे कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं गेस्टाल्टवाद के, और इसका प्रयोग क्या है, और गेस्टाल्ट क्या है, हम प्रत्यक्षीकरण क्या है। इतनी बातों पर हम लोगों ने इस पर विचार किया। शेष अगले वीडियो में मैं अपनी बातों को रखूंगा। जैसे जैसे समय मिलेगा आप लोगों को नई नई वीडियो से, नए नए तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। निश्चित रूप से आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, कुछ नहीं भी समझ रहे होंगे, कुछ समस्या भी उत्पन्न होती होगी। वास्तविक कक्षाओं का कोई विकल्प नहीं, लेकिन ये जो आभाषिक जो कक्षा है, इसके माध्यम, ये सिर्फ एक माध्यम है कि आप लोगों की अधिगम की प्रक्रिया बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। घर में आप लोग समय का सदुपयोग करें, अवकाश के समय का सदुपयोग करें, ज्ञानार्जन करें, कुछ अधिगम करें, नए नए तथ्यों को सीखें, धारणा शक्ति विकसित हो, विचार शक्ति विकसित हो, आपके अभिज्ञान में वृद्धि हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, आपकी सूझ बढ़े और पुष्ट हो। इस अवधारणा को लेकर जैसे जैसे दिशा निर्देश मिल रहे हैं, उस आधार पे हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। शेष अगले वीडियो में
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।